हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन यूनिट का भी पहला चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ऑप्शन आए तो उस पर ऑल पे क्लिक करिए। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करते हैं लाइफ स्पेन से। सबसे पहले लाइफ स्पेन की डिफिनीशन को देखते हैं। द डिफिनीशन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। इसका मतलब सिंपल है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के पीरियड को लाइफ स्पेन बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन में उसकी नेचुरल डेथ को कंसीडर किया जाता है। अगर किसी की डेथ इंसिडेंटली हो गई तो उसे नेचुरल डेथ नहीं माना जाएगा। तो चलिए कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन को देखें। अगर आप एलिफेंट की लाइफ स्पेन को देखें तो वो 60 टू 90 ईयर है। रोज की देखें 5 टू 7 ईयर है। डॉग की देखें 25 टू 30 ईयर। बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स। क्रो की है 15 ईयर्स। और बनाना की 25 ईयर्स। काऊ की 20 to 25 ईयर। पैरट की 140 ईयर। क्रोकोडाइल की 60 ईयर। हॉर्स की भी 60 ईयर है। फ्रूट फ्लाई की 2 वीक्स। राइस की 3 to 4 मंथ। टोटवाइज की 100 to 150 ईयर है। वनयान ट्री की 200 to 300 ईयर है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन को देखें, लाइफ स्पेन की रेंज को देखें तो वो फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस रेंज को क्रॉस नहीं करते, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस रेंज को क्रॉस कर जाते हैं, जिन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम एनसीईआरटी के तीसरे पॉइंट की ओर देखते हैं। उसमें लिखा है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन साइज एंड लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन और साइज में कोई नाता रिश्ता नहीं होता। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि क्रो और पैरट की साइज तो सेम होती है लेकिन उनकी लाइफ स्पेन में बहुत अंतर है। तो इससे प्रूव होता है कि जो लाइफ स्पेन होती है वो साइज पे नहीं। अगर आप देखें तो क्रो और पैरट की सेम साइज है पर उनकी लाइफ स्पेन में बहुत अंतर है। क्रो की लाइफ स्पेन है वो 15 ईयर है। पैरट की लाइफ स्पेन 140 ईयर है। अब हम एनसीईआरटी के चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर जाते हैं। उसमें लिखा है नो ऑर्गेनिज्म इमोर्टल। नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। कोई ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मैंने पीछे भी बताया था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पीछे वाली रेंज को, मतलब मैंने जो रेंज लिखी है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं। वो इमोर्टल कैसे होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। अब हम देखते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल क्यों होते हैं। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को सिंपल सेल डिवीजन से डिवाइड करके डाटा सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज अराइज वेयर इज पेरेंट सेल गो नाउ। पेरेंट सेल जाती कहाँ है? मतलब रिप्रोडक्शन के बाद पेरेंट सेल अपनी बॉडी को डिवाइड करके डाटा सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात को दिखाई नहीं पड़ते। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। मतलब ये डाटा सेल आगे चल के अपने आप को भी डिवाइड कर लेगी। इससे साइकिल चलती रहेगी और बात को हम ये प्रूव हो चुका है कि हम कह सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन। तो चलिए इसके डिफिनीशन को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। आप समझते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस उसे कहते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि सांस लेना, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, बहुत सारे होते हैं। उन्हीं में एक रिप्रोडक्शन होते हैं। तो चलिए रिप्रोडक्शन के वर्ड में उसकी मीनिंग को देखते हैं। रिप्रोडक्शन कंटेन्स 2 वर्ड्स, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स होता है दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन यानी कि किसी चीज को दोबारा बनाना। अब चलिए आपको फिर लिए चलते हैं रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन में। तो पहली लाइन तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, हम समझ चुके हैं, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्ससेल्फ। इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक ऑफस्प्रिंग को देता है। मतलब इन विच से लेकर इट्ससेल्फ तक ये लाइन कंट्राडिक्टरी है। इस लाइन को अभी हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने जैसे एक प्रोगोनी को जन्म देता है। पर ये बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो सही है और होल स्पीसीज के लिए सही है, पर ये बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसलिए सही है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि उसमें जेनेटिक क्रॉसिंग नहीं होती।
पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आता है क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रोगोनी सिमिलर टू इट्स पेरेंट, जो उसमें लाइन लिखी है रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन में, वो कंट्राडिक्टरी है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म के जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इसमें लाइन लिखी है वो हैबिटेट की, जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसी हिसाब से उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अदर फैक्टर उसमें टेम्परेचर भी आता है, और तीसरा जो लिखा है मैंने इंटरनल फिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन साइकिल की। एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई, उसमें एक साइकिल लिखी है, उसको हम ह्यूमन साइकिल नाम देंगे। उसको ह्यूमन साइकिल नाम इसलिए देंगे क्योंकि ह्यूमन में बर्थ होती है, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसके बाद मैच्योरिटी आती है, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। हर ह्यूमन बीइंग में यही साइकिल चलती है, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में भी यही साइकिल चलती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, जिससे कि एक पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग मिलती है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, और दो पेरेंट्स होते हैं उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रॉसिंग होती है, क्रॉस होती है, और इसलिए जो ऑफस्प्रिंग मिलती है उसमें वेरिएशन होता है। तो चलिए अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन क्यों नहीं देता। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है, इसमें सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें किसी भी प्रकार की गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, इससे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होती, और जो प्रोगोनी होती है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होती है, जिसको हम क्लोन बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक बढ़िया एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम दूध को अगर उबाल के उसको अलग करें तो हमें दूध ही मिलेगा। उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स अपने आप को डिवाइड करके अपनी ही जैसी प्रोगोनी को बना लेते। तो अब चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन क्यों देता है। क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तो क्रॉसिंग हो जाती है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाती है। जो हमें प्रोगोनी मिलती है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, क्योंकि अगर हम दूध में चावल भी मिला दें तो हमें खीर मिलती है, अगर हम दूध को ही अलग कर दें तो हमें दूध ही मिलेगा। तो इसी प्रकार जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, कैरेक्टर का मिक्सिंग हो जाती है, तो इसीलिए जो हमें प्रोगोनी मिलती है वो बहुत अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं होती।